हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशकारी। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आगमन हुआ या फिर उस समय को आधुनिक काल क्यों कहा गया। क्या उस समय परिस्थिति जिस प्रकार की परिस्थितियां देश में थी उनके कारण हिंदी साहित्य का नाम हिंदी साहित्य के इस कालखंड को आधुनिक काल कहा गया, या फिर उस समय में हिंदी साहित्य में भी कुछ परिवर्तन हुए थे। भारतीय युग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पुनर्जागरण, नव जागरण तथा पुनरुत्थान जैसे शब्दों का प्रयोग इस काल में क्यों किया गया? भारतीय मंडल के महत्वपूर्ण कवि किस प्रकार से थे तथा उनकी क्या भूमिका थी, और उनमें कौन कौन से कवि शामिल थे, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। जब हम देखते हैं कि आधुनिक काल में जो साहित्य परिवर्तित हुआ उसके कारण समाज में ही नीत थे। अगर जब हम उन कारणों पर ध्यान देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन कारणों के कारण आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन आया, जिसके कारण उनकी समस्याओं में परिवर्तन आया, और साथ साथ उस समय के परिप्रेक्ष्य में साहित्य में भी परिवर्तन आया। हम देखते हैं कि क्या भौगोलिक और आधुनिक अवधारणाएं थी जिनके कारण हिंदी साहित्य के संदर्भ में आधुनिक काल का उदय हुआ। प्रेस का आगमन मुख्यतः एक कारण था। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार 19वीं शताब्दी तक आते आते ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन आरंभ हो गया था, तथा उन्होंने अपनी पुस्तकों के प्रचार के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ किया, और अपने ग्रंथों को खड़ी बोली में या फिर जो भाषा अधिक बोली जाती थी उसमें उनको परिवर्तित करवाकर जनमानस तक पहुंचाया, ताकि वह अधिक से अधिक जनसमूह को अपने धर्म के प्रचार में कर सके तथा उसको वहां उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर सके। इसी समय में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रेस के आगमन से जो साहित्य अब तक लिमिट सामूहिक या फिर कुछ समूह तक ही सीमित था, वह उसका विस्तार हुआ, और उन विशेष समूह तक सीमित न रहकर वह आम जनमानस तक पहुंचा। हम देखते हैं कि किस प्रकार पत्र लिखना आरंभ हुआ, कि 18 से लेकर 20 के माध्यम में हमें देखने के लिए मिलता है कि त्रिभाषी या पंचभाषी अखबारों का, पत्रों का या पत्रिकाओं का दौर आरंभ हो चुका था। इसी प्रकार 1826 में हमें देखने के लिए मिलता है कि उद्दंड मार्तंड जो हिंदी का पहला समाचार पत्र हुआ उसका निर्माण हुआ। इस प्रकार की यह परिस्थिति निरंतर चलती रही, जो कि एक कारण थी हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का। उसके पश्चात हम देखते हैं कि नए उद्योग किस प्रकार से नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही थी, राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन चल रहे थे जिन्होंने साहित्य पर भी प्रभाव डाला। संभवतः साहित्य से राष्ट्र हित की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया, कि किस प्रकार भारतेंदु जी ने अपने नाटकों के माध्यम से देशभक्ति की भावना उत्पन्न की, या हम देखते हैं कि किस प्रकार राजा राम मोहन राय ने अलग अलग प्रकार के पत्र निकाले। उन्होंने कहा कि हमें आधुनिकता को अपनाना चाहिए, लेकिन जो वेद ग्रंथ या फिर संस्कृति है उसके साथ साथ हमें उनको अपनाना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उस समय में जो शिक्षा थी, आधुनिक शिक्षा के समर्थक हमें राजा राम मोहन राय भी देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद भारतेंदु भी आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन उनका मानना था कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का ज्ञान दिया जाना चाहिए, तभी वह पूर्ण रूप से सफल हो सकता है। बौद्धिक वर्ग तक शिक्षा सीमित नहीं रहनी चाहिए, सभी वर्गों तक शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसका प्रभाव उनके साहित्य में हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आकांक्षाएं इस समय तक आते आते समाज सुधारने की आकांक्षा तथा जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे उनके कारण उठने वाले आंदोलन। तीसरी आकांक्षा थी कि हिंदी संबंधी भाषाएं। हम देखते हैं कि किस प्रकार 19वीं शताब्दी तक आते आते पद्य की जगह गद्य में रचना होनी आरंभ हो गई थी, जिसमें सबसे अधिक योगदान भारतेंदु जी का है, कि किस प्रकार उन्होंने गद्य में रचना को चरम स्तर तक पहुंचाया, और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग करना आरंभ किया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश राज सत्ता के द्वारा किस प्रकार जनमानस में असंतोष था, तथा उस असंतोष को या उस समय में हो रही क्रूरता को और अपने पक्ष को प्रकट करने के लिए, जनता में जागरूकता फैलाने के लिए उस समय पत्रों का माध्यम बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार समाज सुधार को, स्त्री स्वतंत्रता के लिए अलग अलग कार्य किए गए। स्त्री की शिक्षा के लिए उनके विवाह की उम्र को बढ़ाया गया,
उनके लिए शिक्षा स्कूल विद्यालय बनाए गए। उसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह को के लिए अधिनियम पास करवाया। राजा राम मोहन राय जी और विलियम बेंटिक के माध्यम से स्त्री प्रथा जैसी कुरीतियों का अंत हुआ। इस प्रकार के निरंतर परिवर्तन जो हो रहे थे उनके वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि जो राधा चरण गोस्वामी जी थे उन्होंने यमलोक नामक एक नाटक लिखा, जिसमें उन्होंने यमलोक की यात्रा पर व्यंग करते हुए लिखा था, जिसमें वह समाज सुधार और स्त्री स्वतंत्रता और उस समय की मौजूद समस्याओं के बारे में एक व्यंग के तौर पर लिखते हैं कि किस प्रकार इस समय में स्त्री के शिक्षा के लिए भी एक अभियान आरंभ हो चुका था। जब हम परिवर्तन की बात करते हैं कि इस समय में मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुए, हम देखते हैं कि गद्य की में रचना होने लगी थी, जिसके केंद्र में ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली का प्रयोग होना शुरू हो गया था, जिसमें खड़ी बोली में भी दो प्रकार की धाराएं हमें दिखती है, जिसमें एक हिंदी तथा उर्दू देखने के लिए मिलती है। उस समय पे हमें रंगमंच पर पाश्चात्य परंपराओं का प्रभाव भी होता हुआ दिखता है कि किस प्रकार उस समय हो रही पश्चिम में जो नाटक थे या जो उस समय के फिलोसफर थे उनका असर हमें भारत में पड़ता हुआ दिखाई देता है। पहली बार वीर भक्ति और भंगार से अलग विषयों पर रचना की गई थी। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार आदिकाल में भी भक्ति पर रस पर या वीर रस पर ही रचनाएं की जा रही थी। भक्ति काल में आते हुए हमने देखा कि भक्ति रस, वियोग और श्रृंगार रस पर ही रचना की जा रही थी, तथा जब हम रीतिकाल की बात करते हैं वहां मूल रूप से देह रूपक साहित्य हो जाता है और उसमें श्रृंगार रस पर ही रचना हो रही थी। लेकिन आधुनिक काल में वह उस विषय में परिवर्तन आया और अलग अलग विषयों पर, समाज की चिंताओं पर, समाज में हो रही समस्याओं पर, कुरीति, अलग अलग प्रकार की आम जनमानस की समस्याओं को साहित्य का केंद्र बनाया जाने लगा। इस समय में जो कविताएं लिखी गई थी उनमें भी पद्य की जगह उन्हें गद्य में लिखना आरंभ किया गया। यह विधा प्रकट हुई कि कविताओं में छंद और भाषा में बदलाव होते हुए हमें इस समय दिखते हैं। निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास से भी साक्षात्कार होने लगा कि यह भी किस प्रकार गद्य भाषा में खड़ी बोली में लिखे जा सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि समकालीन सवालों से जुड़े सवालों पर नाटक खेले जाने लगे कि उस समय में जो समस्याएं थी, जो सवाल थे, उन्हीं सवालों को नाटक के रूप में चित्रित किया जाने लगा ताकि समाज तक इन सवालों को पहुंचाया जा सके, आम जनमानस को जागर जागृत किया जा सके। जब गद्य के विकास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी गद्य का विकास हिंदी भाषाई क्षेत्रों तक सीमित नहीं था, यह पूरे देश में था, जिसके लिए हिंदी साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हम हिंदी साहित्य में गद्य के विकास की बात करते हैं तो हम इसे 4 चरणों में बांटते हैं। प्रथम चरण में आता है भारतेंदु पूर्व युग, जो क्योंकि 1800 से 1850 ईस्वी तक का है। द्वितीय चरण में आता है भारतेंदु युग, जो कि 1850 से 900 ईस्वी तक आता है। तृतीय चरण में आता है द्विवेदी युग, जो कि 1900 से लेकर 1920 तक का है, तथा चतुर्थ चरण में हम रामचंद्र शुक्ल जी और प्रेमचंद जी युग कहा जाता है। उसके बाद अघतन युग आ जाता है, जो कि 1936 से लेकर आज तक माना जाता है। जब हम भारतेंदु पूर्व युग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के आसपास आते आते गद्य में रचनाएं होने लगी थी, लेकिन किस तरह से फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भी गिलियर्सन के कहने पर लल्लू लाल जी तथा सदन लाल मिश्र ने दिल क्राइस्ट के निर्देशों पर प्रेम सागर और नासिक के पाख्यान नामक पुस्तकें तैयार की। इसमें उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया। मुख्य रूप से हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार के लिए हिंदी विषय या हिंदी भाषा के पक्ष में ना होकर हिंदुस्तानी भाषा के पक्ष में था, जिससे वह सांप्रदायिक रूप पर उस समय समाज में विभाजन कर सके, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा को उर्दू भाषा के नाम से ही जाना जाता था, जिसे मुसलमानों की भाषा कहा जाता था, तथा हिंदी भाषा को हिंदुओं की भाषा कहा जाता था, जो कि मुख्य कारण था गिलक्राइस्ट और अंग्रेजों का हिंदुस्तानी भाषा के प्रचार को या उसको समर्थन करने का। जब हम देखते हैं कि किस प्रकार ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी की रचना की, जो कि उस समय की पहली हिंदी की कहानी मानी जाती है। उसके अलावा
सभी भाषाओं में खड़ी बोलियों में अलग अलग स्थानों पर रचनाएं की जा रही थी। बंगाल में राजा राममोहन राय ने वेदांत सूत्र को हिंदी में अनुवादित किया। उसके पश्चात हम देखते हैं कि बंगदूत नामक पत्र निकाला गया। उद्दंड मार्तंड गुजराती भाषा में, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाशन हिंदी में निकाला। इस प्रकार के निम्न प्रकार से हिंदी भाषा एक हिंदी क्षेत्र तक सीमित न रहकर उस समय तक पूरे देश में फैल चुकी थी। हमें बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, अलग अलग मद्रास, अलग अलग क्षेत्रों में द्विभाषी, त्रिभाषी या पंचभाषी पत्र, पत्रिकाएं या अखबार उस समय निकलते हुए दिखते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बंगाल, उर्दू के साथ साथ खड़ी बोली का प्रयोग होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर अन्य क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ इंग्लिश और खड़ी बोली का प्रयोग हमें उन सभी पत्र पत्रिकाओं में देखने के लिए मिलता है, जो इस बात का बारे में बताता है कि किस तरह उस समय में एक जागरण की भावना उत्पन्न हो चुकी थी और वह धीरे धीरे विकसित हो रही थी। जब हम आधुनिक साहित्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसे किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया। इसके मुख्यतः कोई ना कोई कारण रहा होगा कि क्यों हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को फिर से अलग अलग क्रम में या अलग अलग युगों में विभाजित किया गया। तो उनमें किस प्रकार की परिस्थितियां थी, क्या कारण थे, या जब हम भारतेंदु युग या द्विवेदी युग की बात करते हैं तो उनका क्या योगदान था, ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण उन्हें अलग अलग रखा गया। जब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का विकास नामक पुस्तक, जो कि डॉक्टर कृष्ण श्री कृष्णलाल की है, उन्होंने उसमें तीन मुख्य कारण दिए। पहला कारण है कि भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना। दूसरा कारण है पश्चिमी विचार और भावनाओं के कारण। और तीसरा कारण है अंग्रेजी का प्रभाव। इस प्रकार की परिस्थितियां बताते हुए हम देखते हैं कि किस तरह से उस समय में पुनरुत्थान, पुनर्जागरण तथा नवजागरण जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। जब हम पुनरुत्थान की बात करते हैं तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हम पता चलता है पुनः प्लस उत्थान, जिसका अर्थ होता है फिर से खड़े होना, अर्थात लौटकर उसी स्थान पर चले जाना या फिर से खड़े हो जाना। जब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं, इसमें होता है पुनर् प्लस जागरण, जिसका अर्थ है कि फिर से जागना। अगर हम यूरोप में इस शब्द का प्रयोग अधिक देखते हैं, वो भी रहने सके अनुवाद में, हिंदी अनुवाद में, जिसमें जागे हुए, जो जागा है वो सो गया है, उसको फिर से जगाना है, किसी आम आदमी की भाषा में कहा जाए तो। लेकिन जब हम नव जागरण की बात करते हैं तो नव जागरण का अर्थ है नए तरीके से जागना, यानी कि जो जगा हुआ है उसको फिर से जगाना और नए तरीके से जगाना, ताकि उसकी सोच में परिवर्तन आए, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आए, नजरिया बदल कर वह उन चीजों को देख सके। यही कारण है कि 19वीं 20वीं शताब्दी में जब हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की बात की जाती है तो उस समय में पुनर्जागरण या पुनरुत्थान की जगह नव जागरण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में एक नई भावना, नई विचारधारा उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण थे कि जो परिवर्तन उस समय समाज में हो रहे थे उनके कारण तार्किकता आ रही थी, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार वह भक्ति काल की तरह ईश्वर और भक्ति की ईश्वर की जगह मनुष्य तथा भक्ति की जगह तार्किकता ने ले ली थी। किस प्रकार वह अलग अलग भाव को प्रकट कर रहे थे कि तर्क, विवेक, विचार, सहिष्णुता, न्यायप्रियता की स्थापना की जानी चाहिए, व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाना चाहिए। जहां हम देखते हैं कि मध्यकालीनता से मुक्त होकर आधुनिकता की अवधारणा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसी को ही नव जागरण कहा गया है। जब हम नव जागरण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भक्ति काल में मुसलमान सामंतवादी रूप में आए, जिनमें हम कट्टर धर्म की भावना देखते हैं। जबकि भारत की बात करते हैं तो भारत में लचीलापन पाया जाता है। मूलतः भारत में भी विभिन्न प्रकार के धर्म है, लेकिन उन धर्म में विषमता मूलक सामाजिक संरचना है कि अलग अलग प्रकार की संरचना की गई है। लेकिन जब हम 19वीं शताब्दी में आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पूंजीवाद का अधिक पूंजीवाद उत्पन्न होने लगा है। पूंजीवाद के कारण उद्योग बन रहे हैं, उद्योगों के कारण एक नई वर्ग उत्पन्न हो गया है, जिसे
निम्न मध्य वर्ग या फिर मिडिल क्लास कहा गया, जो कि इससे पहले नहीं था। लेकिन जब हम 20वीं शताब्दी में आते हैं, जब उद्योग स्थापित हो रहे हैं, पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ते समय हम देखते हैं कि वहाँ सामंतवाद अत्यधिक आ गया है, जिसे अपने फायदे के लिए उद्योगों की स्थापना की। उन्हें उस उद्योग में काम करने वालों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी समय जो व्यक्ति उस उद्योग में काम कर रहा है उसे रोजगार मिला, और वह निम्न वर्ग से ऊंचा उठ गया, उच्च वर्ग से नीचे रह गया। लेकिन उसने एक और वर्ग की स्थापना कर दी, जिसे मध्य वर्ग कहा गया। अतः मध्य वर्ग की चेतना, मध्य वर्ग की समस्याएं, मध्य वर्ग की विचारधारा जो कि बिल्कुल अलग थी। यही कारण था जो हमें 19वीं शताब्दी में देखने के लिए मिलता है, जहाँ नव जागरण की भावना उत्पन्न हुई। जब हम साहित्य में नव जागरण की भावना की बात करते हैं तो हम देखते हैं आत्म मूल्यांकन की बात की जाती है, किस तरह से अपने आप को मूल्यांकन किया जाए। रोमानी बाधाओं में अतीत के गौरव को देखा जाता है कि अतीत में कितना गौरव था, तथा उस गौरव को किस प्रकार फिर से प्राप्त किया जाए। सकारात्मकता ग्रहण करने की प्रवृत्ति देखी जाती है कि वैज्ञानिक शिक्षा को ग्रहण किया जाए, समानता का भाव हो, आधुनिकता है, तार्किकता है, सामाजिक राजनीतिक आदर्श स्थापित हो। इस प्रकार की भावना हमें नवजागरण के साहित्य में देखने के लिए मिलती है। वहीं जब हम भारतेंदु युग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार भारतेंदु जी ने खड़ी बोली के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया, तथा खड़ी बोली के साथ साथ उन्होंने गद्य का प्रावधान गद्य भाषा में गद्य में लिखना भी प्रारंभ कर दिया। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी कोई नहीं बल्कि कविता भी गद्य के रूप में लिखना प्रारंभ किया। मूलतः भारतेंदु ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन उन्होंने उसे भी खड़ी बोली में लिखना आरंभ कर दिया। जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य का वास्तुकार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले हिंदी साहित्य की प्रकृति को, एक रूपता, जीवन की चिंता है, बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जा पा रही थी, वहां वह लेके गए। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार आम जनमानस की समस्याओं को भी प्रकाशित किया जा सकता है, किस प्रकार गद्य के रूप में भी इतना साहित्य को प्रस्तुत किया जा सकता है। ब्रज भाषा के स्थान पर, जो कि 13वीं-14वीं शताब्दी से इतनी एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में आ रही थी, उन्होंने उसे समझा कि गद्य भाषा में पद्य के ब्रज भाषा में पद्य के रूप में कठिन और गंभीर बातों को नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उन्होंने गद्य में लिखना आरंभ किया और खड़ी बोली का प्रयोग किया। इतनी आगे की सोच हमें उनकी देखने के लिए मिलती है, जो कि जीवन के रहस्यों को जान पाई, और अन्य कवियों को भी उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया कि किस प्रकार वह किसी धारा में बंद करना रहकर अपने प्रवाह से पूर्ण रूप से चलते रहे। भारतेंदु जी के जब हम साहित्य की बात करते हैं तो उन्होंने स्थितियों से गतिशील दशा में लाने का परिवर्तन किया, जो कि स्थिर नहीं थी उसको गतिशील किया। किस तरह से नीति काल में से चले आ रहे साहित्य को उन्होंने मुक्त कर कर साहित्य के ऐतिहासिक युगांतर भूमिकाओं में आधुनिकता निहित की। उन्होंने ऐतिहासिक कारणों पर भी साहित्य लिखा, लेकिन उसमें भी उन्होंने आधुनिकता को बनाए रखा। जब हम भारतेंदु जी की भूमिका की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आधुनिकता की अवधारणा को समझा ही नहीं जा सकता भारतेंदु के बिना। उपनिवेशिकता को परिप्रेक्ष्य के साथ इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि विधाओं के स्तर पर साहित्य की भी अपनी एक सीमा और संभावनाएं होती है। हिंदी साहित्य के सर्जक और चिंतकों को अपनी मौलिक प्रतिभाओं का परिचय उसी सीमा और संभावनाओं के अंतर्गत दिया गया है। जब हिंदी नवजागरण के अग्रदूत की भूमिका में हिंदी साहित्यकारों ने ही निभाई है। यह बंगाल मराठी नवजागरण की तरह समाज सुधारक, धर्म सुधारक ने भी मोर्चा नहीं संभाला, इसलिए हिंदी भाषा क्षेत्र में सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक जागरूकता की जिम्मेदारी इन हिंदी साहित्यकारों ने ही ली थी कि किस प्रकार वह सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर तक तथा राजनीतिक स्तर तक सभी में जागरूकता फैलाई। कि किस प्रकार उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, पत्रिकाओं तथा अखबारों के माध्यम से
आम जनमानस तक उन सभी समस्याओं को, परिस्थितियों को पहुंचाया। जब हम भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न मिलती है कि किस प्रकार राज राजा के प्रति तथा राष्ट्रभक्ति तथा राजभक्ति के भाव हमें देखने के लिए मिलते हैं कि केंद्र में ईश्वर के स्थान पर मनुष्य तथा भक्ति के स्थान पर तर्क को रखा गया है। कवियों को प्रोत्साहन दिया गया, उसके लिए वह सभाएं चलाई गई जिसमें वर्धनी सभा या राशिक समाज जैसी को प्रचार को बल दिया गया, जिसमें अलग अलग साहित्यकार को प्रोत्साहित किया जा सकता था तथा उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता था ताकि वे अधिक से अधिक साहित्य की रचना करें। समाज में जो आम जनमानस संबंधी समस्याएं थी उनको साहित्य के माध्यम से ही चित्रित किया जाता था। जब हम उनके शिल्प की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि काव्य रूप में मुक्तक काव्य लिखते थे। मुक्तक काव्य जो कि मूल रूप से स्वतंत्र हो, किसी पर आश्रित ना हो। जब हम कुल प्रबंध काव्य की बात करते हैं तो उन्होंने प्रेमधन, जीर्ण, जनपद, लोकगीत, पहेलियां, मुक्तों का प्रयोग किया है। भाषा में उन्होंने ब्रज और खड़ी दोनों बोलियों में भारतेंदु चीजें लिखते थे। छंद के रूप में जब कविताओं में दोहे, चौपाई का प्रयोग करते थे, जैसे हरि गीतिका कविता में देखने के लिए मिलता है। वहीं अलंकारों की बात करें तो उनकी साहित्य समाज चेतना या समाज की चिंताओं पर अधिक आधारित रहता था। इसी कारण वह अलंकारों पर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कहीं कहीं अलंकार देखने के लिए मिलते हैं। हास्यगत व्यंग के माध्यम से गंभीर समस्याओं को वह समाज के सामने प्रस्तुत करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना अंधेर नगरी, नील देवी, वैदिका, हिंसा, हिंसा न भक्ति जैसी रचनाएं इन्होंने की है। यह कविता, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यासकार सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व दिखाया है। जब हम देखते हैं कि भारतेंदु जी किस प्रकार से अलग 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 क्षेत्रों में अपनी रचनाएं की है। जब हम कवि के रूप में भारतेंदु जी को देखते हैं तो विजय वल्लरी, प्रेम मलिका, वर्षा विनोद, प्रेम माधुरी जैसी कविता हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें उन्होंने छंद, दोहा, चौपाई, लोक प्रचलित शैली, लावनी, कजली के स्थान पर दिया है तथा ब्रज भाषा का भी हमें प्रयोग देखने के लिए मिलता है। जब हम नाटककार भारतेंदु के रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वह सिर्फ नाटककार नहीं थे, वह अपने नाटकों को में अभिनेता भी थे। उनका मंचन भी भारतेंदु जी करते थे। मौलिक नाटकों की रचना करते थे, ऐतिहासिक, राजनीतिक, पौराणिक, सामाजिक कथाओं पर लिखते थे, जैसे चंद्रावली, सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी जैसी रचनाएं हमें देखने के लिए मिलती है। जब हम संपादक के रूप में भारतेंदु जी को देखते हैं तो हम देखते हैं बाल बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिकाओं और पत्रों के माध्यम से उन्होंने जनमानस को जागरूकता फैलाई। किस तरह से उन्होंने शिक्षा, अकाल, महामारी, व्यवसाय, उद्योग सभी विषयों पर अपनी रचनाएं रची, सब स्वदेशी भावना पर बल दिया तथा कवि वचन सुधा के माध्यम से लोगों को हिंदी कविता परंपरा से अवगत कराया कि किस प्रकार हिंदी में भी कविता रची जा सकती है, जो कि अब तक ब्रज भाषा में ही रची जा रही थी। निबंधकार राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक प्रेम देखने के लिए मिलता है जब हम उनके निबंधों को देखते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन जैसे प्रसिद्ध निबंध भारतेंदु जी ने लिखे हैं। जब हम भाषा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पद तथा गद्य खड़ी बोली का प्रयोग करने के लिए मिलता है। लोक भाषा के सरल रूप को अपनाया है ताकि उसे कोई भी पढ़ सके और समझ सके। उर्दू पर उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार के परहेज नहीं किए। उस समय उर्दू में प्रचलित तत्सम, तद्भव, संस्कृत जिस भी प्रकार के शब्द समाज में आम जनमानस की समझ में आते थे या प्रचलित थे, उन सभी का प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य में किया है। जब हम देखते हैं कि किस प्रकार आलोचना की प्रथा को प्रारंभ किया तथा निबंध के रूप में या आलोचना के रूप में नाटक नामक निबंध लिखकर उन्होंने प्रस्तुत किया था। आलोचना की नामक नई प्रथा भारतेंदु जी ने ही हिंदी को दी थी। यथार्थवाद के जन्मदाता भी भारतेंदु जी को ही माना जाता है। जब हम उपन्यास की बात करते हैं तो इस विधा का विशेष विकास भारतेंदु युग में ही हुआ है, जिसमें श्रीनिवास दास जी के परीक्षा गुरु
को प्रथम उपन्यास माना गया है। भारतेंदु जी का कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो कि वह पूरा नहीं कर पाए एक उपन्यास था। इसके अलावा उन्होंने पूर्व प्रकाश चंद्र प्रभा अनुवाद जैसे उपन्यास को भी अनुवाद किया था हिंदी भाषा में। जब हम भारतेंदु मंडल की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किस प्रकार भारतेंदु मंडल में बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, लाला श्रीनिवास दास जी, चौधरी बद्री नारायण प्रेमचंद, राधाचरण गोस्वामी तथा राधा कृष्ण दास जैसे महत्वपूर्ण सदस्य भारतेंदु मंडल में थे। जब बालकृष्ण भट्ट की बात की जाती है तो वह देखते हैं कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। उन्होंने भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग के जोड़ने का कार्य किसी प्रमुख व्यक्ति ने किया है तो उसके लिए बालकृष्ण भट्ट जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके साहित्य में योगदान की बात करें तो उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, समीक्षाएं सभी में अपना योगदान दिया है तथा वह सभी की रचना किया करते थे। लेखक शैली की बात करें तो भावनात्मक, वर्णनात्मक, कथानक तथा विचारात्मक शैली का प्रयोग वह करते थे। उन्होंने हिंदी का एडिशन कहा जाता है। जब हम 17वीं शताब्दी के पश्चिमी निबंधकार जोसेफ एडिशन की बात करते हैं तो उन्हीं के तर्ज पर बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा गया है, क्योंकि जोसेफ एडिशन विचारात्मक निबंध लिखने में बहुत ही प्रसिद्ध थे तथा वह बहुत गहराई से अपने निबंधों को लिखा करते थे। इसी कारण बालकृष्ण भट्ट जी का उनके साथ तुलना की गई है। जब हम भट्ट जी के प्रमुख निबंधों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास तथा एक अनोखी स्वप्न आदि जैसे प्रमुख निबंध उनके द्वारा लिखे गए हैं। जब हम आलोचना की बात करते हैं तो हिंदी प्रदीप जो एक मासिक पत्र था उसमें वह उन्होंने लाला श्रीनिवास दास जी के नाटक संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना तथा व्यंग विनोद मिश्रित हिंदी में एक शैली व्यंग विनोद मिश्रित हिंदी को एक शैली की पन्ने दिया हुआ है। उन्होंने तेजस्वी एवं निमार्कीय राष्ट्रीयता अपने पत्र हिंदी प्रदीप के माध्यम से की थी, जिसके माध्यम से वह आलोचनाएं किया करते थे जो कि समालोचना के रूप में उस समय प्रसिद्ध थी। जब हम गद्य लेखन की बात करते हैं तो कहीं कहीं पर पदात्मक रूप भी हमें देखने के लिए मिलता है। भाषा अत्यंत शुद्ध है, लेकिन उन्होंने भाषाई शुद्धता का समर्थन नहीं किया। उनके अनुसार अगर भाषा में को अत्यधिक शुद्ध या भाषा की शुद्धता का समर्थन किया जाएगा तो हिंदी का जो विस्तार है वह सीमित हो जाएगा। अर्थात जिस उनका मानना था अगर सीमित शब्दों को या फिर जो शब्द अत्यधिक किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं सिर्फ उन्हीं को उठाकर हिंदी में जोड़ दिया जाएगा तो उससे हिंदी का विस्तार सुकड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। हिंदी के विस्तार के लिए आवश्यक है उसमें नए नए शब्दों का जुड़ना तथा जो शब्द आम जनमानस की समझ में आए उन सभी का प्रयोग किया जा सके। इसलिए वे भाषाई शुद्धता का समर्थन नहीं करते थे। जब हम हिंदी प्रदीप के माध्यम से उन्होंने कई महत्वपूर्ण लेख किए हैं, जैसे जिसमें पुरुषोत्तम दास टंडन जी, श्रीधर पाठक जी, पंडित माधव प्रसाद शुक्ल जी आदि भी शामिल थे। जब हम निबंध की सीमाओं की बात करते हैं तो उनके निबंध सुदृढ़ता व वैचारिक नहीं होते थे, यही उनके निबंधों की सबसे बड़ी सीमा थी। जब उनके नाटकों की बात करते हैं तो हम देखते हैं चंद्रसेन, खेल, कलिराज की सभा जैसे नाटक उन्होंने लिखे हैं। उपन्यास के रूप में उन्होंने रहस्य कथा, शो, अजान, एक सुजान तथा नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास की रचना उन्होंने की है। जब हम प्रताप नारायण मिश्र जी की बात करते हैं जिन जो कि ब्राह्मण नामक पत्र के संपादक थे तो हम देखते हैं कि कविता, निबंध, नाटक, गद्य विधाओं की रचना यह किया करते थे। लोक जीवन की तरफ झुकाव ज्यादा देखने के लिए मिलता है क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र को मनमोजी या अत्यंत विनोद और जिंदा दिल लेखक कहा जाता था। पद्य के रूप में उन्होंने अधिक रचनाएं की हैं जिसमें प्रताप लहरी, प्रेम, पुष्पावली, श्रृंगार विलास, लावनी, यह लावनी भी बनाया करते थे और उन्हें गाया भी करते थे। यह इनकी जिंदा दिली दर्शाता था। जो देश में की
जगह, उस समय देश में जो परिस्थितियां थी उनकी चीजें, जो अन्य समस्याएं थी जैसे गौरक्षा, बुढ़ापा या जो इस प्रकार के विषय थे उन पर लिखते थे, अपने विचार प्रकट करते थे, वो भी व्यंग के रूप में कि किस प्रकार उनको सम्मिलित किया जाए। जैसे हरिगंगा, बुढ़ापा जैसी कविता उनके द्वारा लिखी गई है। वह समस्या पूर्ति ढंग में कुशल थे, वह सामाजिक यथार्थ पर व्यंग किया करते थे, यही उनकी विशेषता थी। जब हम उनकी विशेषता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हास्य व्यंग और अभिव्यंजना पक्ष पर वह अधिक बल देते थे। 17वीं शताब्दी के पश्चिमी लेखक रिचर्ड स्टील से उनकी तुलना करते हुए उन्हें हिंदी का स्टील कहा गया है, क्योंकि वह भावनात्मक प्रधान निबंध लिखते थे। यह विशेषता उनके अंदर महत्वपूर्ण है। जब हम प्रमुख निबंधों की बात करते हैं तो पंच परमेश्वर, नारी, कन्नौज के 3 दिन, कानपुर का नाटक जैसे निबंध हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं नाटक के रूप में उन्होंने काली प्रभाव, गो संकट, हटी हमीर, अभिनय, हटी हमीर जैसे नाटक लिखे हैं, जिसके अंदर वह सिर्फ नाटक लिखते ही नहीं थे, भारतेंदु के साथ साथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ साथ वह उन नाटकों में अभिनय भी किया करते थे। जब हम लाला श्रीनिवास दास जी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका पहला उपन्यास परीक्षा गुरु था। वह उपदेशात्मक उपन्यास लिखा करते थे, लौकिक समस्याओं का चित्रण किया करते थे। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक भी उन्होंने लिखा था। इसके अलावा वह सदर्शन पत्र के संपादक थे, जिन्हें उन्होंने आगे चलकर कवि वचन सुधा के अंदर मिला दिया था। चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन की बात करें, पत्र के रूप में उन्होंने आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद का संपादन किया था। समालोचना का आरंभ उन्होंने पत्रों के माध्यम से किया था तथा लोकगीत लिखा करते थे। कजली छंद का भी प्रयोग हमें प्रेमधन जी में साहित्य में देखने के लिए मिलता है। वहीं जब हम राधा चरण गोस्वामी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि देशभक्ति से संबंधित कविताएं लिखते थे। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई और उनमें से जो अभी प्राप्त हुई है उनमें विधवा विलाप, लावनी, भ्रमर भ्रमर गीत जैसी रचनाएं शामिल है। वहीं जब हम राधा कृष्ण दास जी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें देशभक्ति को ही ईश्वर भक्ति माना है। जैसे आधुनिक काल में ईश्वर के स्थान पर मनुष्य तथा भक्ति के स्थान पर तर्क को रखा गया है। इसी प्रकार राधा कृष्ण दास जी का मानना था कि देशभक्ति ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। उनमें हमें भारत 12 भाषा का वर्णन देखने के लिए मिलता है। मैकडोनल्ड, पतंजलि, विनय उनकी प्रमुख रचनाएं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।